हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच बढ़ते रिलेशन के बारे में। इसी क्रम में एक नई घटना हुई है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के बीच सीधे फ्लाइट सेवा शुरू हुई है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह से इन दोनों देशों के रिलेशन भारत को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए वीडियो को तो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण एशिया में हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। 14 साल के लंबे गैप के बाद ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। अब देखिए, ये बस एक फ्लाइट नहीं है जो दो शहरों को जोड़ रही है, नहीं। इसके पीछे आप देखेंगे कि पूरे रीजनल समीकरण बदल रहे हैं। इसमें डिप्लोमेसी है और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए इसके बहुत गहरे मतलब हैं। और हाँ, जो लोग सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और इसके हर एक पहलू को समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस खबर की बेसिक डिटेल्स जानेंगे, फिर इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल कारण समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भारत का एयर स्पेस इस मामले में इतना जरूरी क्यों है। फिर इससे जुड़ी कंपटीशन और सिक्योरिटी की चिंताओं पर बात करेंगे। और आखिर में इसके बड़े रीजनल असर को देखते हुए एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल कि आखिर ये हुआ क्या, कब हुआ और कैसे हुआ? ये उड़ानें दोबारा शुरू कैसे हुई? 14 साल, सोचिए, पूरे 14 साल। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। इतने लंबे समय के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू हुई है। तो ये सिर्फ एक कमर्शियल फ्लाइट का शुरू होना नहीं है, बल्कि इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक नए चैप्टर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे ना पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। 2012 में आखिरी सीधी फ्लाइट चली थी। उसके बाद से कनेक्शन टूटा हुआ था। फिर 2024 में बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल चेंज हुआ। इसके बाद 2025 में पाकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ढाका गए और आखिरकार 29 जनवरी 2026 को विमान बांग्लादेश की पहली फ्लाइट कराची में लैंड कर गई। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब जरा इन डिटेल्स पर गौर कीजिए। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। एयरलाइन का नाम है विमान बांग्लादेश एयरलाइंस। पहली फ्लाइट की तारीख थी 29 जनवरी 2026। ये हफ्ते में 2 दिन, गुरुवार और शनिवार को चलती है। और हाँ, फ्लाइट का टाइम है लगभग 3 घंटे। ठीक है, फ्लाइट शुरू हो गई, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई 14 साल बाद अभी ही क्यों? ऐसी क्या खास बात हो गई? इस टाइमिंग के पीछे कौन से पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक कारण हैं? आइए अब इसे समझते हैं। देखिए, ये फ्लाइट्स यूं ही अचानक से शुरू नहीं हो गई। इसके लिए जमीन पहले से तैयार की जा रही थी। 2024 में बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल बदलाव हुआ, उसके बाद से ही ढाका और इस्लामाबाद करीब आ रहे थे। पाकिस्तानी अफसरों के लिए वीज़ा नियमों में ढील दी गई, सिविल सर्विस में सहयोग बढ़ाने की बात हुई। इन सब छोटे छोटे कदमों से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी। और इस पूरे मामले को सिर्फ एक एविएशन डील की तरह नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के सिंध गवर्नर ने तो इसे एक नई दोस्ती कह दिया और साथ ही साथ भारत के रीजनल रोल पर सवाल भी उठाए। ये बयान साफ दिखाता है कि इस कदम का इस्तेमाल एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देने के लिए भी किया जा रहा है। और बस यहीं पर भारत की एंट्री होती है इस कहानी में, और भारत इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। इस पूरे डेवलपमेंट में भारत का रोल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक है, और वजह है ज्योग्राफी, यानी भारत का अपना एयर स्पेस। लेकिन भारत का रोल क्या है, ये समझने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ओवरफ्लाइट अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक देश के जहाज को दूसरे देश के आसमान से होकर गुजरने की परमिशन। ये परमिशन इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के तहत दी जाती है और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक टूल भी है। अब ये स्लाइड देखिए, ये आपको एकदम साफ साफ बता देगी कि भारत की स्ट्रेटेजिक पावर कितनी जबरदस्त है। अगर ढाका कराची फ्लाइट भारत के एयर स्पेस से जाती है तो सफर सिर्फ 3 घंटे का है। लेकिन अगर भारत परमिशन ना दे तो घूम कर जाना पड़ेगा, जिसमें 8 घंटे लगेंगे। अब जाहिर सी बात है, इससे खर्च इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी एयरलाइन ये फ्लाइट चला ही नहीं पाएगी। मतलब भारत की हाँ के बिना ये रूट प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भारत ने इन फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस से जाने दिया, और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल थी।
1978 के एक एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत भारत ने ये इजाज़त दी और इसे ना रोककर भारत ने एक मैच्योर डिप्लोमेटिक मैसेज दिया है कि वो रीजनल कनेक्टिविटी का सम्मान करता है। लेकिन जैसा कि हर बड़े जियोपॉलिटिकल मूव में होता है, इस फैसले से भारत के लिए कुछ नई चैलेंज भी खड़े हो गए हैं, खासकर इकोनॉमिक कंपटीशन और नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पर। ये जो नई कनेक्टिविटी बनी है, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर भारत के आर्थिक और डिप्लोमैटिक दबदबे को चैलेंज कर सकती है, जैसे कि गारमेंट्स और लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में कंपटीशन बढ़ सकता है। और तो और, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए भी एक नई सिचुएशन पैदा करता है, क्योंकि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से सीधे तौर पे जुड़ रहा है। इकोनॉमिक कंपटीशन तो एक बात है, इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट्स ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उनका मानना है कि इस तरह की सीधी कनेक्टिविटी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन फ्लाइट से जुड़ा कोई भी ठोस सिक्योरिटी थ्रेट अभी तक सामने नहीं आया है, ये बस एक एनालिसिस है। चलिए, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी कहानी को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। इस हवाई लिंक का असर सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ही नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे रीजन और शायद उससे भी आगे महसूस किया जाएगा। इसका सबसे पहला असर तो पड़ेगा गल्फ की एयरलाइंस पर, क्योंकि अब पैसेंजर्स को दुबई या दोहा जैसे हब से होकर जाने की जरूरत कम हो जाएगी। जो इस्लामिक देशों का संगठन है OIC, वो इसे एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देख रहे हैं। और जाहिर है, दोनों देशों के बीच टूरिज्म, कल्चर और लोगों का आना जाना भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, वो सारे की पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहला नंबर जो दिमाग में बिठा लेना है, 14, पूरे 14 साल। इतने सालों तक ये डायरेक्ट एयरलिंक बंद था। दूसरी चीज, ये तारीख 29 जनवरी 2026, ये वो दिन था जब पहली फ्लाइट ढाका से कराची पहुंची। तीसरा और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट, फ्लाइट टाइम का फर्क। याद है ना, भारत के एयर स्पेस के साथ सिर्फ 3 घंटे और उसके बिना पूरे 8 घंटे। ये नंबर भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को साफ दिखाता है। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी टेक अवे वो ये है कि अपना एयर स्पेस कंट्रोल करना भारत के लिए एक बहुत ही पावरफुल डिप्लोमैटिक टूल है। तो दोस्तों, ये घटना भारत को किस तरह से इम्पैक्ट करती है, आप सभी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको RBL एकेडमी पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।